नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए। आज हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ेंगे आज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल। हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल कहाँ यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट में होता है और हमारे घरों में यूज होता है। घरों में हम उसको खाना बनाने कुकिंग के लिए यूज लेते हैं। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल का यूज। और मोस्टली यदि देखा जाए, मोस्टली यदि मैं बात करूँ तो मोस्टली जो हमारा फॉसिल फ्यूल यूज होता है वो होता है 80%। जो हमारा फॉसिल फ्यूल होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अपने जो फॉसिल फ्यूल है उसी से जनरेट होता है, और भी हमारे पास है, सन है, विंड है, हाइड्रो है, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है उसमें परसेंटेज जो है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो हमारे फॉसिल फ्यूल होता है वो सभी आ जाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, सारे आ जाते हैं। यदि मैं बोलूँ तो 80%, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन से। तो थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो इंडिया के अंदर थर्मल पावर प्लांट करता है। मतलब कोल हो, पेट्रोलियम हो, जैसे भी चल रहा हो, ठीक है, लेकिन थर्मल बेस्ड करता है। न्यूक्लियर से हमारे परसेंटेज अभी कम है, 0 to 2.5% हम न्यूक्लियर से जनरेट करते हैं। इसी तरह से कुछ परसेंटेज विंड का है, कुछ हाइड्रो का है, ठीक है, कुछ जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये सब मिलाकर फिर हमारा 20 होता है। 20% सब मिलाकर सोलर है, ठीक है, ये सब मिला के 20% हम जनरेट कर पाते हैं। बट यस, जो अब जो हमारा आगे का प्लान है, सरकार वो सोलर पे ज़्यादा वर्क कर रही है। इसलिए हमारे सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगा है। आप जानते हो गुरुग्राम में लगा, गुरुग्राम हो गया तो उसका नाम, तो वहाँ पे लगा है सबसे बड़ा इंटरनेशनल सोलर प्लांट। उसके 87 कंट्री बन चुके हैं मेंबर, ठीक है। तो उसमें जुड़ रहे हैं धीरे धीरे कंट्री, तो उसको और हम ग्लोबल लेवल पे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो हो, 2030 तक हम लोग जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है इससे जो जनरेशन है इस परसेंटेज को हम कम करें, ठीक है। तो अभी से हम टारगेट को बना कर रखेंगे तभी तो हम अचीव कर पाएंगे। ओके, सो चलिए यहाँ तक इवन हमारे जो अब ट्रेन वगैरह ये सब बसेस भी हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रहा है। तो ये सब हम धीरे धीरे डीजल और ये सब पे हम डिपेंडेंसी अपना थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल का कमी होगा, तो इसलिए हम कर रहे हैं इसे। तो अब देखते हैं कि इस फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो मैं टॉपिक देता हूँ पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसके कारण पोल्यूशन क्या क्या होगा। तो देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, यस। जितने इसके एडवांटेज नहीं है उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, ठीक है। जब कंबसन होता है तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? एसिडिक गैस, प्रोड्यूस एसिडिक गैस। जैसे एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सब ये प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होगा बताओ? एसिडिक गैस यदि SO2 आपके ये प्रोड्यूस करता है तो आपके एनवायरनमेंट में जाएगा, फिर उसके बाद वो एसिडिक रेन कराएगा। क्या कराएगा? एसिडिक रेन कराएगा। और एसिडिक रेन होगा, एसिड रेन होगा, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एसिडिक रेन से हमारा प्रॉब्लम क्या होगा? पहले तो हमारे ट्री डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पेड़ प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट हैं, ट्री हैं, उन जो अपने क्रॉप हैं, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। ओके, और रिड्यूस फर्टिलिटी, रिड्यूस, ये इम्पोर्टेंट है, रिड्यूसेस फर्टिलिटी मतलब उर्वरक क्षमता, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो घट जाएगा। और ये क्यों घटेगा ये सब देखो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें केमिस्ट्री में डिस्कस करूँगा कि एसिड से उसमें क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। ओके, तो ये सब होते हैं। फिर एसिडिक रेन होगा, फिर यही एसिड रेन कहाँ जाता है? हमारे सी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, या छोटे छोटे तालाब या नहर वगैरह में जाएगा। ओके, तो वहाँ पे फिर हमारे एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो हमारा है उसको ख़राब करेगा, ठीक है। फिशेस हो गए, मछलियाँ हो गए, ये सब छोटे छोटे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है।
तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। उसके बाद और भी डिसएडवांटेज क्या है, तो डैमेज करेगा किसको, डैमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, एसिडिक रेन होगा तो उसकी जो उस पर क्या होगा, कोरोजन करेगा, कोरोड करेगा, और धीरे धीरे उसको कोरोड करके धीरे धीरे स्लोली उसको कोरोड करते करते उसको वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा। तो ये सब हमारा है इसका जो एसिडिक गैस है इसका डिसएडवांटेज होगा। और भी जैसे एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल है ये पॉइजनस गैस में निकालता है, ठीक है, पॉइजनस गैस निकालता है। अब पॉइजनस गैस कौन कैसे निकालता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है ये पॉइजनस गैस है, ये एयर में अपना मिलता है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पहुंचा सकता है, तो इससे भी पॉइजनस गैस निकलता है। चलिए अब हम सेकंड पे देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा। तो सेकंड जो है वो लार्ज अमाउंट में हमारा CO2 निकलता है, लार्ज अमाउंट में CO2 निकलता है और वो फिर हमारे एयर में जाकर मिलता है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सुना होगा नाम कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए तुरंत हार्मफुल नहीं होता है, नॉट इमिडिएटली हार्मफुल, बट यस इट इज़ आफ्टर लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज CO2, आप जानते हैं CO2 करने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें उसको लीड करता है, मतलब इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, और ये फिर यदि अनइवन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये हमारे लिए अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए ये खतरा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, ठीक। तो ये तुरंत इमिडिएटली खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे लिए घातक है। थर्ड बात करें तो थर्ड में आप जानते हो इससे स्मोक निकलता है, स्मोक जो धुआं होता है वो फिर हमारे एयर को पोल्यूट करता है, तो बात एक ही है। और जब ये फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, खास करके कोल की बात करें, क्योंकि देखो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम हमारे कंट्री में तो ज़्यादा है नहीं, पेट्रोलियम हमारे कंट्री में एक ही तरफ है, वो है नॉर्दर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न जो साइड है जैसे गुजरात, ठीक है, और गुजरात के बाद GUJRAT और मुंबई, ठीक है, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन है, इधर महारत्न ऑयल रिफाइनरी भी है उधर, तो ये सब है उधर। तो हमारे ऑयल जो है वो कुछ ही एरिया में है, परसेंटेज देखा जाए तो कम है, लेकिन कोल जो है, कोल तो बहुत जगह है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, झारखंड तो गढ़ी है इसका, ठीक है, झारखंड तो मेन एरिया है इसका कोल का, झरिया वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कोल ज़्यादा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कोल हैं। अब कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, तब तो उसमें हमें उसके जो अवशिष्ट होते हैं, जो रिजुअल पार्ट होता है, उसको हमें मैनेजमेंट करना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये जल गया, हमें एनर्जी दे दिया, धुआं में निकल गया। लेकिन इसमें तो ऐश भी निकलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ऐश निकलता है, ठीक है, ऐश मतलब राख जलने के बाद। तो ये जो और ये फिर ये ऐश जो होते हैं ये क्या होता है, टाइनी पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और यदि इसको नहीं मैनेजमेंट करोगे तो ये हमारे एयर को और ज़्यादा गंदा कर देगा, जिसे हम PPM से मेजर करते हैं ना कि हमारे एयर में कितना PPM है, ठीक है, तो उससे हम एयर की क्वालिटी बताते हैं, तो वो और ख़राब हो जाएगा। तो ऐस को मैनेजमेंट करना भी एक इसमें डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ओके, सो ये सब तो था हमारा। अब क्या इसको कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो देखो हाँ यस, कंट्रोलिंग के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, कंट्रोल तो करते ही हैं, जितने भी पावर प्लांट है वो नए नए तरीके लाते हैं कंट्रोल करने के, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं कंट्रोलिंग के लिए बताऊंगा वो ये है, कंट्रोल करने के लिए वैसे तो डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं और हमारे जितने भी इंडस्ट्री है वो इसको अपनाते भी हैं। तो फर्स्ट क्या है कि हम इसको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम या जो भी हम डीजल या पेट्रोल जलाते हैं, खास करके क्योंकि जब गाड़ी होता है ना, गाड़ी का जहाँ इंजन होता है, जहाँ आग लगता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ भी हाई टेम्परेचर होता है ना, और यदि उसके बीच में कहीं ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड तभी बनता है जब एट ए हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर मिलते ही इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का चांस रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे गाड़ियों से जो इसीलिए डिफरेंट आप आजकल देखते हो कि एफिशिएंसी का इंजन लाया जा रहा है भारत सरकार के थ्रू,
पिछले जितने भी इंजन हैं उनको बंद किया जा रहा है। अब भारत स्टैंडर्ड 6 इंजन चलेगा, ठीक है। जितने पिछले के थे सबको अब मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। तो इसलिए क्योंकि गाड़ियों से क्या निकलता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इंजन के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जहरीला होता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, गाड़ियों में हम फिट करेंगे एक कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक कन्वर्टर, ठीक है। कैटेलिटिक कन्वर्टर हम लगाएंगे, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, इसका काम ये होगा कि जो पॉइजनस गैस होगा ना, वो उसको क्या करना है, पॉइजनस गैस को हम उसको ये फिल्टर कर देगा। मतलब पॉइजनस गैस को ये पकड़ लेगा और बाकी धुआं जो बचेगा उसको आगे की ओर छोड़ देगा। तो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ये डिवाइस है, ये चेंज हार्मफुल गैस को क्या कर देता है, एक हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है। हार्मफुल गैस को हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है, ये याद रखना। हार्मफुल गैस को टू हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये है कन्वर्टर। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनको जो चिमनी होता है वहाँ से पहले जो धुआं निकलता है उससे पहले एक ईएसपी लगा देना चाहिए। ईएसपी क्या हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अभी देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया ईएसपी। तो ये तो होता ही है, ये तो हम लोग करते ही हैं। हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे ये होता है, ईएसपी लगा दिया जाता है वहाँ पे, ओके। ताकि ईएसपी का फुल फॉर्म ध्यान रख पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे वर्क करता है, ये भी बताया है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को ये कैच कर लेता है, फिर इस पर करंट ऑफ करते हैं तो ये फिर उसको छोड़ देता है। इसके बाहर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जिससे हम एस में होता है, ठीक है, ब्लैक आपने देखा होगा, तो उसको मैक्सिमम यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इसको एब्जॉर्ब कर लें ताकि एनवायरनमेंट में कम से कम जाए, ओके। तो एक ये हो गया। थर्ड जो है, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड ये है कि जो हम स्मोक बाहर निकालते हैं या एसिडिक गैसेस जो बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या करें, उसको हम वाटर से स्प्रे करके ऐसे कोई ऐसे डिवाइस, और ये होता भी है, ये थर्मल पावर प्लांट में कभी आप विजिट करोगे ना बाद में इन फ्यूचर, तो वहाँ पे ऐसे क्या होता है, इसमें पानी डाला जाता है और इसको स्प्रे किया जाता है, जैसे फॉग होता है ना उसके फॉर्म में स्प्रे किया जाता है इसको, और स्प्रे करके उस धुआं को इससे कांटेक्ट में लाया जाता है ताकि उसके अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको कम किया जाए, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि कंट्रोलिंग बाय द वॉशिंग डाउन द स्मोक को जो है वो उसमें वेपर दे दो, गैसेस दे दो, तो उसमें जो एसिडिक स्मोक है वो प्रॉपर्टी उसमें कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये 3 तरीका है इसको कंट्रोल करने का। बाकी अब 100% तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते यार, ठीक है, क्योंकि ये तो नियम है, रूल है, कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। और इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो देखो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से ये इफ़ेक्ट ज़्यादा बन गया, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने लग गया। पहले इतना ज़्यादा बिजली का मांग नहीं होता था, पहले इतने पावर प्लांट भी नहीं थे, हमें इतने फॉसल फ्यूल के बारे में पता था बट इतना रिसर्च भी नहीं था कि हमारे अंदर इतने हैं। तो जैसे जैसे हमारे सर्वे ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे या जो भी डिपार्टमेंट होता है इसका, वो खुदाई करने लगे, कोल डिपार्टमेंट जो होता है, तो उनको डिफरेंट टाइप के फ्यूल अंदर मिलते गए। फिर हम लोग जैसे जैसे हमारे फ्यूल का रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, हम लोग जो एक्सट्रैक्शन है कोल को निकालने का उसको भी हम बढ़ाते गए। और जैसे से फिर आप जानते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, हमारे पॉपुलेशन बढ़े, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड जैसे ही बढ़ा, डिमांड यदि इंक्रीज होगा, डिमांड तो तभी इंक्रीज होगा जब आपको ज़रूरत ज़्यादा होगा, मतलब ज़रूरत ज़्यादा इसका मतलब लोग ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा ही अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ का आप इवन हमारे जो आज़ादी का टाइम है उस टाइम से अभी देख लो कितना ज़्यादा हम लोग ग्रोथ किए हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। 15 अगस्त का टाइम है और आज कितना है, आज डेट है आई थिंक 8 सितंबर, ठीक है। तो इतने दिनों में हमने कितने करोड़ इंक्रीज कर गए। तो ये इसी कारण हुआ, डिमांड बढ़ा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ा, लोग तरह तरह के सुविधाएं खोजने लग गए, ठीक है। और इसे सुविधाएं को लेने के लिए फिर इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ा, इंडस्ट्री को में प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ा, और ज़्यादा डिमांड हुआ तो फिर लोग इंडस्ट्री में ज़्यादा कूद गए, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री खोले जा रहे हैं,
क्योंकि लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है तो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब इंडस्ट्री खोलोगे तो पेड़ पौधे को नष्ट होगा, मतलब जंगल नष्ट होगा, जबकि जंगल को और बचाना चाहिए था, जबकि जंगल नष्ट होगा। क्योंकि जो एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसको साफ करता भी है तो कौन है, एक हमारा प्लांट ही है जो नेचुरल उसको वो शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। और उसको भी आप काट दोगे तब तो फिर ये जो हमारा अर्थ है इसको तो फिर दोबारा मतलब ख़त्म होना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब लिखा हुआ है कि जिस दिन इस अर्थ पे पाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, उस दिन से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब सुविधा आदत लग गया है, हर चीज़ का आदत लग गया है, वो कैसे छूटेगा। तो कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे आएंगे कहाँ पे, हम लोग आएंगे अल्टरनेटिव सोर्स पे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव सोर्स। याद रखिएगा अल्टरनेटिव सोर्स, कि हमारे पास अल्टरनेट क्या है। हम ये जो फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं ये तो हमारे जो पहले के सन के जो एनर्जी था वही हमने पढ़ा था, जो अभी हमने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको शुरुआत में कि ये जो जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं ये सब सन के एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव है उन्होंने सन ने हमारे लिए बचा कर रखे थे कि ये तुम्हारे लिए हमने बचा कर रखा है, क्योंकि वो मनुष्य का नेचर जानते थे कि तुम लोग सब खत्म कर दोगे और इतना रैपिड ख़त्म करोगे कि तुम अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी को देखोगे भी नहीं। ठीक है, और वही हम लोग करते हैं आजकल। तो उन्होंने ये अल्टरनेटिव बचा कर रखा था कि तुम लोग, तुम्हारे लक्षण से हम अवगत हैं, इसलिए तुम ख़त्म कर दोगे तब फिर हम अल्टरनेटिव सोर्स पे आना। तब हम यही अल्टरनेटिव सोर्स पढ़ेंगे, क्या क्या, वो हमारा हाइड्रो पढ़ेंगे, सोलर पढ़ेंगे, ओके, बायोगैस पढ़ेंगे, ये सब हमने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हमने पोल्यूशन के बारे में देखा और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और हमें अल्टरनेटिव सोर्स पे क्यों आना पड़ा, इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे इस अर्थ पे। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें ये सब हमने पढ़ा आज, और अल्टरनेटिव पे हमें आना मजबूरी क्यों हो गया ये भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी।